आप इस समय रजिया ताल का रास्ता देख रहे हैं, जो कि जंगलों के बीच से रास्ता होकर गया है। काफ़ी घना जंगल है, संरक्षित वन क्षेत्र है। ये आपको श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के पूर्वी सुहेलवा रेंज के बालापुर मोड़ से रास्ता आता है और तकिया गांव होते हुए जो सोनपथरी रास्ता गया हुआ है, उसी के बगल से एक रास्ता आया है, वो रजिया ताल गया हुआ है, जो कि यहाँ पे कभी बहुत कम लोग आते हैं। सोनपथरी एक चर्चित क्षेत्र है, आसपास जिलों के साथ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने। हर दिन वहाँ पे सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती है, और कभी अगर कोई मेला भंडारा होता है तो वहाँ पे और अधिक भीड़ रहती है, लाखों लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन वहाँ पे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग ना पहुँचे। आप देख सकते हैं यार, ये रास्ता सिर्फ आपको रजिया ताल में छोटी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं जा सकती है, बाइक से आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर व्हीलर के लिए थोड़ी दिक्कत है, वो नहीं आ पाएगी क्योंकि बीच में एक पुल पड़ता है जिसमें आप फंस जाएंगे। बालू का रास्ता है उधर बीच में, और 27 किलोमीटर इसी रास्ते से होकर श्रद्धालु पैदल जाकर विभूतिनाथ में जलाभिषेक करते हैं। विभूतिनाथ से पैदल चलते हैं और पैदल सिरसिया बाजार होते हुए रजिया ताल पहुँचते हैं, जल भरते हैं रजिया ताल में। और फिर जंगलों में कई ऐसे मंदिर भी हैं, शिवलिंग भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे जलाभिषेक लोग करते हैं। लेकिन यहाँ से जल भरने के बाद विभूतिनाथ में जलाभिषेक करते हैं लोग, और 27 किलोमीटर पैदल इसी रास्ते पर पत्थर और कांटों के बीच होकर श्रद्धालु जाते हैं। संरक्षित वन क्षेत्र है ये, यहाँ पे जानवर भी पाए जाते हैं, तेंदुओं का भी आक्रमण आए दिन बना रहता है। पिछले 1 सालों में तो खैर उतना तेंदुए का आक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन 1 साल पहले लगभग दर्जनों लोग को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद और ग्रामीणों ने काफ़ी मेहनत की थी उसमें, उसके बाद वो तेंदुआ पकड़ा गया था। और अभी इस समय तेंदुए का आक्रमण कम है, तो ऐसे में कभी सिंगल पर्सन 1-2 लोग ना आए, रात्रि में इस रास्ते से होकर ना गुजरें। दिन में खतरा कोई नहीं है, लेकिन रात्रि में दिक्कत हो सकती है। आप देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है ये। आपको सैकड़ों मील तक ऐसे अगर चले जाएंगे जंगल होते हुए तो ख़त्म नहीं होगा। ऐसे कुछ दूर आगे आप बढ़ेंगे 10-12 किलोमीटर तो पड़ोसी देश नेपाल आ जाता है, जो कि इस समय प्रतिबंधित है, वहाँ पे जा नहीं सकते हैं कोरोना महामारी की वजह से। जैसा कि जानते हैं कि श्रावस्ती में एक अहम हिस्सा है रजिया ताल, जो कि कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पे 9 कोसी परिक्रमा होता है, जो विभूतिनाथ से चलकर सिरसिया होते हुए रजिया ताल के जंगलों के रास्ते हुए 9 कोस 27 किलोमीटर होके ये परिक्रमा पूरी की जाती है। यहाँ से लोग जल भरते हैं रजिया ताल से और ले जाकर जल को विभूतिनाथ में जलाभिषेक करते हैं, जिससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं उनकी। ये यहाँ का मानना है। आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ की क्या विशेषता है, क्या इतिहास से जुड़ा है। ये पांडवकालीन जो ताल है यहाँ का, ये पांडवकालीन तालाब है यहाँ का, जो कि महाभारत के समय में कुछ यहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हुई थी, जिससे विभूतिनाथ जैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ भी कुछ हुआ था। और एक ये विशेषता है यहाँ की कि जो यहाँ पे तालाब है, ये मानना है यहाँ के लोगों का कि अगर इस तालाब में आप कहीं से भी हैं, कितने भी थके हों, थकान आपको महसूस हो रही है, आप पैर अपना उसमें धुल लीजिए, पैर डाल दीजिए, तो आपको थकान एकदम ख़त्म हो जाएगी। ये सत्य है, ये मैंने भी खुद कर। आज हम 1 हफ्ते बाद रविवार के लॉकडाउन में फिर आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछेंगे भी कि क्या जुड़ा हुआ है, क्या है यहाँ की महत्व। और हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो एक बार हमारे दर्शकों को तालाब दिखा दें। देख सकते हैं कि पीछे जो तालाब है ये कई सौ साल पुराना तालाब है, कोई नया नहीं है। आप देख सकते हैं कि पे काई भी मौजूद है। कजरी तीज में यहाँ पे लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए विभूतिनाथ जाते हैं, जिसमें लाखों लोग यहाँ से जलाभिषेक करने के लिए जल भरते हैं, और रातों रात वो लोग विभूतिनाथ में जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं। ऐसे ही सावन मास में, मन मास में, और बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो हर सोमवार को जलाभिषेक करते हैं। ये यहाँ का मानना है कि जलाभिषेक यहाँ से जल भर के विभूतिनाथ में जलाभिषेक करने के बाद
सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और इसके बारे में जो पुराने इतिहास है उसके बारे में हम उनसे जानना भी चाहेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ रहे हैं इस समय। हमारे साथ लवकुश जी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या है इतिहास महाभारत के समय का, क्या है विशेषता यहाँ के बारे में। आपका क्या नाम है? लवकुश गुप्ता। क्या है विशेषता, महाभारत से क्या चीज़ जुड़ा हुआ है यहाँ? इससे विशेषता ये है, जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो उन्होंने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी रजिया ताल के आसपास में व्यतीत किया था। एक बार जो है प्यास के मारे अर्जुन यहाँ पर जल पीने आए, तो यक्ष जी ने उनसे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। इस कारण वो जो है मूर्छित अवस्था में हो गए। उनके बाद एक एक करके उनके तीनों भाई मूर्छित अवस्था में हो गए। जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं आए, तब यक्ष ने उनसे वही 5 प्रश्न पूछे। उन्होंने 5 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, इसी कारण उन्हें वापस जीवित किया गया है, ऐसा हमारे पूर्वजों का कहना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे अभी यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, बहुत कम लोग आते हैं, जो लोकल के लोग हैं, बाहरी लोग नहीं आते हैं। एक हमारे ज़िले का एक पर्यटक स्थल है और बहुत अहम हिस्सा है ये रजिया ताल, जो कि यहाँ पे बहुत लोग आना चाहते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो उस बारे में कैसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ये जंगल के बीचों बीच पड़ता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इस कारण आदमी नहीं यहाँ पहुँच पाते। यहाँ कुछ व्यवस्था हो जानी चाहिए। जैसे ये ताल एक साइड में बना है, यहाँ कुछ थोड़ी व्यवस्था हो जाए, सीढ़ी उड़ी लग जाए, तो आदमी जान जाएं तो आएंगे जाएंगे। ये हमारे द्वापर युग का रजिया ताल है। अच्छा, यहाँ पे एक विशेषता ये भी है कि कजरी तीज और जो कार्तिक पूर्णिमा में परिक्रमा होता है नौकोसी 27 किलोमीटर का, जंगल के रास्तों से होकर नंगे पाँव लाखों श्रद्धालु पैदल आते हैं और वहाँ यहाँ से जल भर के विभूतिनाथ में जलाभिषेक करते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना है आप? क्या नहीं, ये परिक्रमा सत्य है। यहाँ पे से जल भर के जो है विभूतिनाथ जल अभिषेक करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा हमने भी किया है कई बार, हर साल करता है उसकी मनोकामना पूर्ण। जैसा कि लवकुश जी ने बताया अभी कि यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे श्रद्धालु आएँ, और बाहर के लोग खैर सही है, सत्य है कि जानते भी नहीं। हमारे ज़िले में जो भी नया आता है वो अधिकारी आते हैं, जिला अधिकारी जो भी नए आए हैं, वो उनका प्रयास रहा है कि हम रजिया ताल एक बार देखें कि कैसा है, वहाँ का दृश्य कैसा नज़ारा है। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व में यहाँ पे दीपक मीणा जी थे, करीब 2 साल पहले जिलाधिकारी, उन्होंने फिर एक विचार किया था कि पर्यटक स्थल बनाने का, और उस पर एक मीटिंग निर्धारित की गई थी। उसमें कई चीज़ें आई थी सामने कि ऐसा करके मतलब एक रूपरेखा तैयार की गई थी कि ऐसे लोगों को प्रेरित करके हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाएँगे और लोग उसके बारे में जानेंगे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनका ट्रांसफ़र सिद्धार्थनगर में हो गया था। बतौर जिलाधिकारी वहाँ पे हैं इस समय। अभी हमारे जनपद में जो भी जिलाधिकारी है उसके बाद आए OP आर्या जी, वो आना भी चाहे, एक बार आए भी थे सिरसिया तक, लेकिन वो आधे रास्ते में, जंगल के रास्ते में गाड़ी उनकी फंस गई। बारिश का मौसम था इसलिए वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो उनको भी यहाँ के बारे में उतना बेहतर नहीं पता चल सका। और अभी हमारे नए जिलाधिकारी इस समय आए हुए हैं TK सिबू जी। तो पब्लिक जो यहाँ पे है हमारे सिरसिया क्षेत्र की या लोकल की, उनका ये कहना है कि अगर हमारे यहाँ रजिया ताल में व्यवस्थाएं करा दी जाए, तालाब के अगल बगल सीढ़ियाँ लगवा दी जाए और सारी व्यवस्थाएं करवा दी जाए, तो यहाँ पे एक पर्यटक स्थल है, इतिहास से हमारे जुड़ा हुआ है। पूर्वजों का कहना है कि बहुत महत्व है यहाँ का। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अगर पर्यटक स्थल बना दिया जाता है तो और भविष्य के लिए अच्छा होगा और लोग जानेंगे भी, आएंगे भी। अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे ज़िले के बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं, सिरसिया के अधिक लोग आते हैं। बाहर से जो सुनता है, जानता है, वही पहुँच पाता है। ये इनकी मांग है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि एक बार वो तालाब को फिर से दिखा दें। देख सकते हैं कि आपको पूरे ज़िले में बहुत कम ही जगहों पे कमल का फूल दिखेगा, लेकिन इस तालाब में आपको जितने चाहिए उतने कमल के फूल मिल जाएंगे। लेकिन काफ़ी ख़तरनाक है। कोई भी श्रद्धालु या जो भी है इस सुन रहा है तो जिसको ज़रूरत है वो गोताखोर के माध्यम से कमल फूल को निकाल सकता है। ऐसे में एक ख़तरनाक जगह है भी, किसी को बिना जानकारी के यहाँ घुसना नहीं चाहिए तालाब में, क्योंकि ये बहुत गहरा तालाब है। और जिसको भी पूजा के लिए या किसी चीज़ के लिए कमल फूल की ज़रूरत है तो किसी जानकार लोग को या गोताखोर के माध्यम से कमल फूल तोड़ने का प्रयास करें। बिना जाने तोड़ने का प्रयास ना करें, नहीं तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। जंगल का रास्ता है, जंगल में कोई आता जाता भी नहीं जल्दी है, इसलिए तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और उसी के बगल में वन विभाग द्वारा एक अंटे का निर्माण किया गया था, जिस पे जंगल में अवैध कटान और
तमाम चीज़ों पर नज़र रखने के लिए एक अंटा बनाया गया था। वो अंटा आज के समय में ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि अंटा तो बना खड़ा हुआ है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि अंटे को दिखाएं कैमरे पर। और ये अंटा आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर, ये अंटा अभी करीब 8-10 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये इस पर अगर कोई एक सिंगल पर्सन चला जाता है, एक आदमी चला जाए तो ये हिलने लगता है, अंटा गिरने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं इसमें विभागीय लापरवाही के चलते अंटा बनाया गया है। लोग जानते भी थे कि जंगल का है, कहीं कोई आएगा नहीं, ना कोई अधिकारी चेक करने आएगा, तो ख़राब मटेरियल मिला के इसको बना दिया गया है। और ये भी ख़तरनाक है। तो जो भी दर्शक आएँ यहाँ पे, जो भी घूमने आएँ, तो वो लोग अंटे पर चढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि अंटा हिल रहा है, कभी भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। और ही यहाँ के बारे में और जानकारियाँ हम जुटाकर आपसे बहुत जल्द ही आएंगे एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम और कुछ बुज़ुर्गों से अपने यहाँ के बारे में, इतिहास के बारे में जानकर और फिर एक वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में और विशेषताएं बताएंगे कि क्या महत्व है। अभी हमको जितनी जानकारियाँ मिल पाई थी उतने के साथ हम आपके सामने वीडियो भेज रहे हैं। जैसे ये अंटा ख़राब था, आपको मैंने बता दिया। एक अंटा और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बनाया गया है कुछ साल पूर्व भी, वो अंटा ठीक है। वहाँ पर आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैठने के लिए वहाँ बैठक भी बनाया गया है। और इसके पहले भी एक अंटा है जो वो भी नवनिर्मित है। तो आप आइए, यहाँ घूमिए, पर्यटक स्थल है ये, इतिहास से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आने से बहुत शांति मिलती है। और जब भी आइए तो एक चीज़ है ये कि जंगल का रास्ता है, 1-2 लोग अकेले मत आइए, क्योंकि अभी इतने लोग यहाँ नहीं आते हैं। जब धीरे धीरे श्रद्धालु यहाँ के बढ़ेंगे तो फिर कोई दिक्कत और डरने की बात नहीं रहेगी। लेकिन अभी के लिए खैर दिक्कत है कि अकेले आना खतरों से खाली नहीं है। और तालाब में जाने का, कोई कमल फूल तोड़ने का प्रयास ना करें। हमारी यही उपयोग ज़रूर करें। घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, बिना मास्क के बाहर ना निकलें। आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर जाएं। मास्क लगाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि मास्क जब भी हो तो नाक से ऊपर, यहाँ से लेकर और पूरा ढका होना चाहिए। वही मास्क कामगार है, वही फ़ायदा करेगा आपको। बाकी अगर आप यहाँ से मास्क लगाते हैं कोई मतलब का नहीं है, वो नुकसान ही करेगा। तो जब भी बाहर निकलें, जब भी बाहर निकलें तो सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर निकलें।